बात करते हैं बच्चों सेट ऑफ एलिमेंट्स। इसी के आगे इसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिया है। इसके बाद हमें अब दिखाना है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन क्या क्या है, यानी वन से जो एलिमेंट रिलेशन में है उनका सेट क्या है। इसको हम एक तरीके से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन आप देखो कैसे बनाई जा सकती है। देखो भाई, सिंस आर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी, मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। सिंपली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि अब हमें देखना है वन के साथ कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। तो मैं इसको रीडिफाइन करूंगा। रीडिफाइन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि वन के साथ कौन कौन से एलिमेंट इस रिलेशन में हैं। तो आर इज इक्वल्स टू, अगर मैं ए की जगह वन लूं तो अब ध्यान से देखो, वन मैंने यहां से लिया है एक तरीके से। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मॉड ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो 4 का मल्टीपल हो। तो वन के साथ एक तो वन आ सकता है, वन माइनस वन भी जीरो, जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसके अलावा वन के साथ 2 नहीं आ सकता, ठीक है, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 आ सकता है। 1 माइनस 5 मॉड के अंदर 4 देगा, मल्टीपल ऑफ 4 है। 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है। तो 1 के साथ 9 भी आएगा। 1 मॉड 1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8, 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 1 के साथ 10 नहीं आ सकता, 11 नहीं आ सकता, 12 नहीं आ सकता। तो यहां पे हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज 1, 5, 9। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं वन के एलिमेंट्स जो कि वन के साथ रिलेशन में है, ये सेट है। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, इसमें क्या है। देखो इसको तो मैं आपको हिंट करूंगा, करना आपको है बिल्कुल सेम तरीके से आपको इसे दिखाना है, हिंट करूंगा। बड़ा आसान है, लेकिन आपको लिखना है पूरा सवाल, आपको पूरा लिखना है। देखो पहले आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 9 का सेकेंड पार्ट। इस बार हमारे पास जो रिलेशन है वो है ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी, और जो सेट है वो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सेट है अगेन हमारे पास। बच्चों देखो, आप खुद अपने दिमाग से सोचो कि अगर a बराबर b हो जाएगा तो इसे मैं अगर दोबारा लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, a कॉमा, खुद देख लो ना, a बराबर अगर b होगा तो b की जगह मैंने a रख दिया, और जहां पे a आपका किसको बिलोंग करेगा, आपको मालूम है कि a और b किसको बिलोंग करते हैं, सेट a को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो इस रिलेशन को अगर मैं रिडिफाइन करूं तो इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, और अगर इस तरह से लिख सकता हूं तो आप ध्यान से देखो ये क्या क्या है। कि रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, और अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया तो ये सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांसिटिव भी हो गया, और अगर ये तीनों हो गया तो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन आपको इतनी जल्दी नहीं करनी है, आपको इसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। आप इसे अपने मन से कंप्लीटली सॉल्यूशन करें। मैंने आपको एक हिंट देकर रियलाइज करा दिया कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं। इस केस में भी आपको क्या बनाना है, वन की इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, एक तरह से वो वाले सेट के एलिमेंट आपको चाहिए जो वन से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन, इस केस में भी देखते हैं वन से कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है
क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक ही जगह 1 ले लें तो यहाँ भी तो आप 1 ही होंगे। तो ऐसे केस में हमारे पास एक ही तो एलिमेंट आएगा 1,1। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली। हालांकि इसको आपको आंसर ऐसे करना है, इसको आपको ऐसे दोबारा लिखना नहीं है। आपको सिंपली आपको आंसर क्या करना है, जो ध्यान से देखना, आपको लिखना है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1। क्योंकि भाई 1 से इस केस में 1 ही जुड़ पाएगा। बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पॉज करके इसे एक बार समझो, देखो कहाँ पे प्रॉब्लम हो पा रही है, और अगर कोई दिक्कत पड़े तो आप कमेंट करके बताओ भी। इसके सॉल्यूशंस दोबारा से आपको दिए जाएंगे, दोबारा से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो समझ में आ रहा होगा, अगर आप उसे ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में सब आ रहा होगा। चलो देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक। 5 पॉइंट है इसमें, 5 पॉइंट है। आपको एग्जांपल दे रहे हैं एक ऐसे रिलेशन के जो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। सेकेंड पॉइंट में ट्रांसिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। थर्ड पॉइंट में रिफ्लेक्सिव and symmetric but not transitive. Fourth point reflexive and transitive but not symmetric. Fifth point symmetric and transitive but not reflexive. तो ये 5 पॉइंट में आपको अपने एग्जांपल्स देने हैं, अपने मन से एग्जांपल बनाने हैं। जैसे पॉइंट 1 में क्या उसने पूछा, पॉइंट 1 में उसने पूछा है 10 हुए के, पॉइंट 1 में उसने पूछा है ऐसा रिलेशन बनाओ, ऐसे एग्जांपल्स दो जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो और ना ही ट्रांसिटिव। तो इसे आप अपने मन से बना के लाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम पड़े तो बताइएगा, लेकिन इसे आपको अपने मन से बनाना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क में करना है। अपने होमवर्क क्वेश्चंस को काउंट करते रहना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिससे कि आप अपने दिमाग को थोड़ा चला सको और देखो कि कैसे क्या हो पा रहा है, चीज़ों को और अच्छे से रियलाइज कर पाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हेलो बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज 1.1 में कर लिए हैं। तो देखते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन 2 हमने पूरा कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे फॉर योर ओन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कहा था कि मैं बाद में कराऊंगा, इसे बाद में कराऊंगा, तो आज मैं इसे कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये भी हमने कर लिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 11, 12, 13 एंड 14 जो कि अभी नहीं हुए हैं। आज इनको करते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा देखते हैं। एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7, 12, 13, 11 ये सारे क्वेश्चंस लगभग सेम हैं। बस इसमें आपको एक लिखने का एक पैटर्न चाहिए, पैटर्न सीखना होगा कि इन क्वेश्चंस को लिखें कैसे। तो आपको बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन का कम से कम एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सीखना है, जिससे आपको लिखना आ जाए। और अगर आपको लिखना आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए सेम हो जाएंगे। तो इसी क्रम में हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे नोट करके रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। इन दोनों क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इनको समझने के बाद में ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लेट्स स्टडी क्वेश्चन नंबर 12। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। कोई सेट ए है जिस पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, और ये रिलेशन आर क्या है देखते हैं क्या क्या कहा है उसमें। आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट T1 सिमिलर टू T2। ये जो रिलेशन आपका है, रिलेशन जो आपका है, ये ऐसे 2 ट्राइंगल से बने हुए ऑर्डर्ड पेयर का सेट है
जो आपस में क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। यानी T1 और T2 अगर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लाए जा रहे हैं तो वो दोनों तभी लाए जा सकते हैं जब वो आपस में सिमिलरिटी का रिलेशन फॉलो करते हों। ध्यान रहे, और आपको ये अच्छे से मालूम है कि रिलेशन जिस सेट पर डिफाइंड होता है उसके एलिमेंट्स ही तो होते हैं ये T1 और T2। क्लियर? तो ये हमें शुरू करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां तक हमें नॉर्मली वही काम करना है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इसको। आफ्टर दैट कंसीडर ट्राइंगल्स, ये 3 ट्राइंगल उन्होंने माने हैं जिनकी ब्रैकेट के अंदर जो आप देख रहे हैं ये साइड्स दी हुई हैं ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल्स हैं ये, ध्यान रहे ये राइट ट्राइंगल्स हैं। तो ट्राइंगल T1, राइट ट्राइंगल T1 की साइडें क्या है 3, 4, 5, T2 की साइडें क्या है 5, 12 एंड 13, T3 की साइडें क्या है 6, 8 और 10। कह रहा है कि which of these right triangles are related, इन 3 ट्राइंगल्स में से कौन से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड हैं। कहने का मतलब है कि इन 3 ट्राइंगल्स में कौन से 2 ट्राइंगल्स है, कौन से, क्या ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, क्या 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे पास रिलेशन R कैसा है, बहुत ध्यान से देखो। R को एक बार फिर से लिखेंगे, R इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर T1 एंड T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये रिलेशन है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें दिखाना पड़ता है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांसिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव लेट कर लो T1, T2 बिलोंगिंग टू सेट ए। 2 ट्राइंगल्स T1 और T2 हमने सेट ए में बिलोंग कराए हैं। हम जानते हैं कि सेट ए के अंदर बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, लेकिन रिलेशन के अंदर कौन से हैं जो आपस में सिमिलर है। तो हमने 2 ट्राइंगल उठा लिए सेट ए से। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। इफ T1 बिलोंग टू, सॉरी, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें दिखाना पड़ता है कि जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है, सेट ए के अंदर ट्राइंगल एज एलिमेंट है, ध्यान देना। रिलेशन सेट के अंदर कितने सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उन सभी के डबलेट होने चाहिए किसमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर। तो अगर डबलेट हो गए तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आप एक बात बताएं, क्या T1 और T1 डबलेट, यानी कि मैंने एक ही ट्राइंगल को 2 बार ले लिया यानी उसका डबलेट बना लिया, क्या ये बिलोंग नहीं कर सकता आपको? ऑब्वियस सी बात है यार, कर सकता है, क्योंकि T1 ट्राइंगल तो T1 ट्राइंगल के सिमिलर हो गई, एज T1 इज सिमिलर टू T1, हेंस रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है, क्योंकि T1 ट्राइंगल आपस में, T1 ट्राइंगल, 2 T1 ट्राइंगल्स या एक ही ट्राइंगल आपस में क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। ये बात आपको पता है। इससे बेटा एक बात हमें, एक कंक्लूजन हमारे दिमाग में आया अभी, ये हम आपको अभी शेयर करेंगे लास्ट में। इससे हमें एक बात और पता चली कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन असल में एक और चीज हो सकता है, मैं भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, सिमेट्रिक। तो यहां पे अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस केवल इतना लिखें कि T1 बिलोंग कर रहा है सेट ए को। अब यहां पे हमने 2 एलिमेंट लेट कर लिए, T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो एक बात बताइए आप, इफ T1, T2 बिलोंग करेगा R को, अगर T1, T2 बिलोंग करेगा R को, तो यहां पे T1 को सिमिलर होना पड़ेगा T2 के साथ, एग्जैक्टली। और अगर T1, T2 आपस में सिमिलर है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि T2 इज सिमिलर टू T1। और अगर मैं ये लिख सकता हूं कि T2 इज सिमिलर टू T1, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि T2, T1 ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग्स टू R।
तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि T1 T2 अगर रिलेशन R के अंदर है तो T2 T1 के रिलेशन R के अंदर हो गए, तो हेंस रिफ्लेक्सिव, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसिटिव की। यहां पे हमें 3 एलिमेंट लेट करने हैं, T1 T2 एंड T3 सेट ए के अंदर हमने लेट कर लिए। और अब मैं लिखने जा रहा हूं कि इफ T1, T2 बिलोंग कर रहा है R को, इसका मतलब हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2। इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रहा मैंने आपको एक सवाल में और बताया था कि ट्रांसिटिव लिखने का थोड़ा तरीका आप सीख लीजिए 1-2 क्वेश्चंस में, तो आपको फिर करना आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखना आना चाहिए T1, T2 बिलोंग टू R है तो T1 सिमिलर टू T2 होगा, इक्वेशन नंबर 1। एंड T2, T3 बिलोंग कर रहा है अगर R को, तो T2 सिमिलर टू T3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, एक तरह से लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर T1, खुद रियलाइज करो इस बात को, कि T1 अगर T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो क्या T1 T3 के सिमिलर नहीं हो गया? तो लिख दिया मैंने फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव T1 इज सिमिलर टू T3। और अगर T1 सिमिलर टू T3 हो गया तो T1, T3 will belong to relation R। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि if T1, T2 belong to R and T2, T3 belong to R, then T1, T3 also belong to R। So ट्रांसिटिव, तो ये रिलेशन हमारे ट्रांसिटिव हो गए, यानी कि तीनों रिलेशंस को फुलफिल कर रहा है। Therefore R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। तो इस तरह से हमारा R एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो चुका है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, यहां से लेकर के यहां तक। आप खुद ही देख के बता दो कि T1 और T2 और T3 में क्या रिलेशन है, किन ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलरिटी रिलेशन पाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि T3 और T1 के ही अंदर आपस में एक रिलेशन पाया जा रहा है जो कि सिमिलरिटी का है। यहाँ पे आप देखोगे रिलेशन 3/5, 4/12, ये रेशियो प्रोपोर्शनल हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब T1 और T3 के अंदर ही प्रोपोर्शन का रेशियो है। तो आप इसे लिखेंगे ऐसे कि सिंस, यहां आप लिख देना सेकेंड पार्ट लिखना, सिंस इन ट्राइंगल्स T1 एंड T3 we have 3/6 is equals to 4/8 is equals to 5/10 is equals to 1/2। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम देखें तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। सो T1 इज सिमिलर टू T3, यानी कि T1 और T3 आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। और यहां से हमें एक बात और पता चल रही है बच्चों, कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात हमारे सामने आ रही है कि कुछ सवालों में हमें उसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जैसे आपने देखा कि ट्रांसिटिव रिलेशन को हमें लिखना आना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसिटिव रिलेशन को हमें क्या आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। एक बात और बता दूं, यहां से हमें एक बात कंफर्म हो गई क्या बात कंफर्म हो गई कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन खुद का खुद से रिलेशन भी होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन होता है। जैसे मैं हूं तो मेरा खुद से जो रिलेशन है, मेरा यानी मेरे मन का मुझसे जो रिलेशन है वो अपने आप में क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन दो भाइयों के बीच का रिलेशन भी हो सकता है, दो बहनों के बीच का रिलेशन भी हो सकता है, दो पड़ोसियों के बीच का रिलेशन भी हो सकता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे हो सकता है भाई, हम कह रहे हैं कि ए अगर बी का भाई है तो बी भी तो ए का भाई है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इसका हम इसको रियलाइज करें और समझे तो यही रिलेशन निकल के आता है, दो भाइयों के बीच, दो पड़ोसियों के बीच, दो बहनों के बीच आपस का उनका रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। इसी तरह से ट्रांसिटिव रिलेशन भी अगर आप देखें कि अगर हमारे पास या अगर कोई तीन दोस्त हैं ए बी और सी,
ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, तो ए ऑब्वियस सी बात है सी का दोस्त होगा। ए बी का मित्र है, बी सी का मित्र है, तो ए सी का मित्र होगा कि नहीं होगा। तो ये भी रिलेशन अपने आप में ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो आप टॉपिक्स को रियलाइज करते रहिए और इसी तरह से काम करते रहिए, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब अभी आप इसे इस टॉपिक को जब आपने पढ़ा नहीं था तब आपको इसके बारे में सोच करके डर लग रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपने करना स्टार्ट किया तो करते चले गए। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे आपका रियलाइजेशन भी बढ़ेगा और आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, सॉरी 14 की। सिमिलरली हियर वी कैन सी, ये सारे क्वेश्चंस में आप एक बात देख रहे होंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो दिखाना, ये साथ साथ हमें एक सेकेंड पार्ट और करना होता है। तो यहाँ भी वो सेकेंड पार्ट है, देखेंगे यहाँ पे क्या है, आर बी आर रिलेशन ऑन सेट एल। एल क्या है, सेट ऑफ लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे सेट ए था, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, एंड यहाँ पे जो हमारे पास सेट एल है वो सेट ऑफ लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि उस सेट के अंदर बहुत सारी लाइनें हैं। तो इस सेट पर ये रिलेशन डिफाइंड है और रिलेशन गिवन किस तरह से है देखते हैं। रिलेशन हमें गिवन है कि L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। मतलब रिलेशन के अंदर वो वाले ऑर्डर पेयर हो सकते हैं जो दो पैरेलल लाइन से मिलकर के बने हों, यानी L1 और L2 तभी आएंगे जब आपस में क्या होंगी, लाइनें पैरेलल होंगी, तो ही हम उसे रिलेशन के अंदर रखेंगे। इज दैट क्लियर। तो इसे दिखाते हैं कि कैसे ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, वी विल शो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम जानते हैं कि कोई लाइन स्वयं के पैरेलल हो सकती है, खुद का खुद से रिलेशन। तो L1 और L1 बोथ विल बिलोंग टू R। क्यों? क्योंकि L1 L1 के पैरेलल हो सकती है। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी इसी तरह L2 L2 के पैरेलल हो सकती है, L3 L3 के पैरेलल हो सकती है, यानी जितनी भी लाइनें होंगी इस सेट के अंदर वो आपस में तो पैरेलल होंगी ही ना। तो उनके डबलेट क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए R के अंदर। Therefore R is a reflexive relation. Second point, symmetric। मैंने दो लाइनें लेट कर ली, L1 and L2 in set L। If L1, L2 will belong to R, तो उन्हें आपस में क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। और अगर इन्हें आपस में पैरेलल होना पड़ेगा तो इस बात को मैं लिख सकता हूं कि L2 is parallel to L1, और इस बात से मैं लिख सकता हूं कि L2 L1 will belong to R। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर L1 L2 R को बिलोंग करते हैं तो L2 और L1 भी R को बिलोंग कर पा रहे हैं। इससे हमें ये प्रूव हो गया, समझ आ गया कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। सो इट इज सिमेट्रिक, तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसिटिव रिलेशन। क्या करोगे, तीन लाइनें ऐड करो, L1 L2 L3 will belong to R। if L1 और L2 बिलोंग कर रहा है R को, इट मीन्स L1 will be parallel to L2। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान रहे, इक्वेशन कहना है इन्हें। एंड L2 L3 will belong to R, तो इसका मतलब L2 को L3 के पैरेलल होना पड़ेगा। और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can see if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then clearly L1 will be parallel to L3। तो from 1 and 2 L1 will be parallel to L3। it means L1 और L3 भी बिलोंग करने लगेंगे रिलेशन R को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि L1 L2 अगर R को बिलोंग कर रहा है और L2 L3 R को बिलोंग कर रहा है तो L1 L3 भी R को बिलोंग करने लगा। सो रिलेशन इज ट्रांसिटिव। लिखना आपको आया कि नहीं आया? आया। तो लिखेंगे लास्ट में फाइनल लाइन क्या होनी चाहिए अपनी, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, so R is an equivalence relation। शॉर्ट में लिख दिया, समझ लेना, R is an equivalence relation। तो
इस तरह से हमने इसको इक्विवेलेंस दिखा दिया है। अब बात करेंगे बच्चों इसके सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट सेकेंड कहता है कि फाइंड द रिलेटेड लाइंस टू दिस। बच्चों एक बात आपको बता दूं, आपको लाइंस टॉपिक क्लास 11 में बहुत अच्छे से ही बताया गया था। बताया तो सारे टॉपिक्स गए थे, लाइंस में आप लोगों ने स्पेशली अपना फोकस बहुत अच्छा दिखाया था और लाइंस का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा था उस टाइम। अब ना जाने आप लोग रिवाइज करने का तो टाइम मिलता ही नहीं है क्योंकि अगली क्लासेस का सिलेबस, तो खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाइन का यूज नहीं होगा। तो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा हल्की सी एक बात कि ये जो आप देख रहे हो एक्स का कॉफिशिएंट, ये क्या होता था? ये स्लोप होता था। तो कह रहा है कि फाइंड द रिलेटेड लाइंस टू दिस। इस लाइन से रिलेटेड लाइंस हमें बतानी है कि इस सेट के अंदर क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं, तो कौन कौन सी ऐसी लाइनें हैं जो आपस में इस लाइन से रिलेटेड है। तो देखो एक बात बताऊं, ऐसे केसेस में रिलेशन वही वाला चल रहा होता है जो दिया होता है। जैसे यहाँ पे दिया है दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उन्हीं को आपको रिलेशन में रखना है। तो अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें समझ में आ गई कि इस लाइन की पैरेलल कौन कौन सी लाइनें हैं उनको हमें लिखना है। तो मैं आपको बता दूं पार्ट 2 में, सिंस y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइनें हो सकती हैं? मैंने आपको बताया था इस लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। भाई ये कौन सी लाइन है? दिस इज अ लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है? पॉजिटिव स्लोप है, 1 2 3 4 कुछ ऐसे जा रही थी लाइन। तो इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइनें और हो सकती हैं? कितनी लाइनें और हो सकती हैं? तो कोई भी बच्चा बता देगा इस लाइन के पैरेलल जो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। तो उन इनफाइनाइट लाइंस को हमें लिखना कैसे है? इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। तो क्या चेंज हो रहा होगा जरा सोचो। अगर मैं इस लाइन के नीचे कोई लाइन लेता हूं तो देखो इंटरसेप्ट घटेगा। इस लाइन के ऊपर अगर कोई लाइन ले रहा हूं तो इंटरसेप्ट बढ़ेगा, है ना। स्लोप लेकिन वही रहेगा। स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के से उस लाइन का झुकाव। यानी कि हमें स्लोप को तो क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है और बदलना है इसको। तो क्या मैं अल्टीमेटली लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। c क्या है? c इज एनी नंबर। c कोई भी नंबर है भैया, ये c इज एनी कांस्टेंट ठीक रहेगा। c इज एनी कांस्टेंट, c कोई भी कांस्टेंट है। c 1 हो सकता है, c -3 हो सकता है, c 7 हो सकता है, c -9 हो सकता है। तो c को बदल बदल करके हम इनफाइनाइट लाइनें ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 लगभग सिमिलर क्वेश्चन थे, एक दूसरे से काफी सिमिलरिटी है इनमें एक दूसरे के साथ, मतलब इनको जो सॉल्व करने का तरीका लगभग एक जैसा है। इसी तरह बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 रीड करके बताऊंगा एंड क्वेश्चन नंबर 13 भी रीड करूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी रीड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो इन्हीं की तरह कैसे हैं और आपको स्पेशली ट्रांसटिव का केस सिमिलर इसी तरीके से लिखना है, ट्रांसटिव को इसी तरीके से लिखना है। बाकी आप कर लोगे, करने की कोशिश करना उन्हें। तो देखते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज करके अपने जरूरत का मैटर नोट कर लो ताकि आपको नोट्स बनाने में काफी हेल्प हो। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 की। मैं उन्हें रीड करता हूं और आपको हल्की सी हिंट देने की कोशिश करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा शो दैट, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं, अभी जरूरत भर का हटाऊंगा। इतना हटा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 7 says show that a relation are in a set A of all books in a library. कोई सेट A है, उस A के अंदर बहुत सारी बुक्स है जैसे लाइब्रेरी में होती है, यानी लाइब्रेरी को एक सेट बना दिया गया है. एंड अ रिलेशन R इज गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 7 में एक जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है R x, y such that number of page in x is equals to number of page in y. तो हमें इसमें क्या दिखाना है, तो गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इस रिलेशन को जो कि एक सेट ए के अंदर डिफाइंड है, ए इज द सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बुक्स, ए एक बुक्स का सेट है, उतनी बुक्स जितनी की लाइब्रेरी में रखी उन सभी का एक सेट बना दिया गया है. और बताया गया है कि अब हमें एक आर एक ऐसा रिलेशन तैयार करना है जिसमें उन दो बुकों को रखा जाएगा जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे. तो ध्यान से सुनो, काफी प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन लग रहा है. तो आर के अंदर इस तरह के ऑर्डर पेयर है एक्स और वाई, कब रखे जाएंगे आपस में से इस तरह से, जब एक्स में नंबर ऑफ पेजेज इन एक्स बराबर नंबर ऑफ पेजेज इन वाई होना चाहिए. तो क्या ये इक्विवेलेंस होगा, सोच के बताओ. ऑब्वियस सी बात है यार, इसको तो बिना सॉल्व करे ही रियलाइज किया जा सकता है, लेकिन आपको केवल रियलाइज नहीं करना है, आपको लिखना भी आना चाहिए. और लिखेंगे कि आप कैसे, इसी तरह से. तो ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं. रिफ्लेक्सिव ये इस तरह से होगा क्योंकि एक्स और एक्स ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर को बिलोंग कर सकते हैं. अरे भाई सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पेजेज इन एक्स बराबर नंबर ऑफ पेजेज इन एक्स होगा कि नहीं होगा, होगा क्लियरली. जैसे कि एनसीईआरटी क्लास 12 की पार्ट 1, तो लाइब्रेरी में बहुत सारी एनसीईआरटी होंगी और पार्ट 1 में नंबर ऑफ पेजेस तो सेम रहेगी ही ना. तो इस तरह से एक बुक का खुद से रिलेशन जो हो रहा है वो कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव. तो हाँ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, हो क्या सकता होगा ही, तो इट इज रिफ्लेक्सिव. इसी तरह से सिमेट्रिक हम कहेंगे कि अगर x, y r को बिलोंग करेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेज इन x बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेज इन y होगा. तो इसी को उल्टा लिख लो, नंबर ऑफ पेजेज इन y बराबर नंबर ऑफ पेजेज इन x. तो जब नंबर ऑफ पेजेज इन y बराबर नंबर ऑफ पेजेज इन x होगा तो y को x बिलोंग करने लगेगा r को. इस तरह से आप सिमेट्रिक दिखा सकते हैं. और ट्रांसिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसिटिव के लिए आपको 3 बुक्स सेलेक्ट करनी है, x, y और z बिलोंगिंग टू ए, और सेम इसी तरीके से दिखा देना है जैसे मैंने ट्रांसिटिव क्वेश्चन नंबर 14 और 12 में दिखाए हैं. तो सॉल्व योरसेल्व्स इन होमवर्क. तो इसे आपको खुद से करना है, समझ गए, इसे आपको खुद से करना है. क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर देता हूं आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कर दूं. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 ने कहा सो दैट रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन गिवन बाय, यानी इस बार जो रिलेशन 11 में बनाया गया है उन्होंने कहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, रुक जाओ चेक सेकेंड, पी और क्यू रिलेशन के अंदर है सच दैट ओपी, शॉर्ट में लिख रहा हूं ओपी बराबर ओक्यू. इस बात का मतलब क्या है, देखो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए एक सेट चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने सेट दिया है. सेट ए के बारे में बताया कि सेट ऑफ पॉइंट्स, ए के अंदर क्या बहुत सारे पॉइंट्स हैं. पॉइंट्स को किससे बेसिकली डिनोट करते हैं, पी क्यू आर एस टी. तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि 2 पॉइंट्स उठाए सेट ए के अंदर, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो उनमें से 2 पॉइंट रखने हैं आर के अंदर, उनका ऑर्डर्ड पेयर बनाना है. कौन से वाले 2 पॉइंट उठाने हैं, जो ओरिजिन से बराबर दूरी को, यानी कि ओ फॉर ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन, यानी जिन पॉइंट्स की ओरिजिन से दूरी क्या हो, बराबर हो, यानी ओपी बराबर ओ क्यू. तो ये रिलेशन भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा. ऑब्वियस सी बात है, रियलाइज करते हैं भाई ओपी बराबर ओपी होगा कि नहीं होगा. कोई पॉइंट पी ऑरिजिन से जितनी दूरी पर होगा तो ओपी बराबर ओपी होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पी कॉमा पी बिलोंग कर रहे हैं आपको, तो रिफ्लेक्सिव हो गया. इसी तरह सिमेट्रिक में क्या करोगे, 2 पॉइंट लोगे पी और क्यू,
बिलोंगिंग टू ए एंड इफ P कॉमा Q बिलोंग करेगा R को, इट मीन्स OP बराबर क्या होगा, OQ होगा। और इसी को उल्टा लिख लो, OQ बराबर क्या होगा, OP होगा। यानी कि Q कॉमा P भी क्या करेगा, बिलोंग कराएगा R को, भी नहीं कराएगा। तो अगर PQ R को बिलोंग करेगा तो QP भी R को बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इसे सिमेट्रिक भी दिखा सकते हैं। और ट्रांसटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, PQR, और सेम आपको प्रोसीड कर देना है इसकी तरह से। कैसे, P और Q बिलोंग करेंगे R को तो OP बराबर OQ, और Q और R बिलोंग करेंगे R को तो OQ बराबर OR। दो इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप लिख सकते हैं कि OP बराबर OR। तो P और R भी बिलोंग करने लगेंगे R को, और इस तरह से आप इसे क्या दिखा देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा देंगे। और इसका सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट क्या है इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज अ सर्किल पासिंग थ्रू द P विद ओरिजिन एज सेंटर। क्लियर सी बात है यार, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन तो उसने क्वेश्चन में ही दे दिया। तो वो क्या कह रहा है, वो समझो इस बात को। वो ये कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 11, अगर ये ओरिजिन है O और बहुत सारे पॉइंट है, P है, Q है, R है, S है, T है, और ये सभी आपस में क्या है, OP जितना है उतना ही OR है, उतना ही S है, उतना ही OT है, उतना ही PQRST U है। तो कह रहा है कि इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कराऊं तो कह रहा है एक सर्किल बनना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है सर्किल तो बनेगा ही। तो आप इसे लिखोगे कैसे, क्लियरली in this case all points will form a circular path if joined। अगर इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक सर्कुलर पाथ तैयार होगा, एक सर्किल तैयार होगा। तो सेकेंड पार्ट में आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 7 हो गया, 13 की 14 भी हमने कर लिया है। इसके पहले मैं थोड़ा सा हटा दूं, फिर इसके बाद देखते हैं। अब बचा कौन, क्वेश्चन नंबर 13 बच रहा है। ओह सॉरी, 13 तो हो चुका है, 14 हो चुका है, 12 हो चुका है, 11 हो चुका, हो तो गया, 7 हो चुका, सब हो गए। अब बच रहे हैं आपके पास ये दो क्वेश्चंस MCQ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय दिस। कोई सेट है A 1 2 3 4 और एक रिलेशन है जो कि इस पर डिफाइन है। तो वो क्या है, 1, 2 है, 2, 2 है, 1, 1 है एंड 4, 4 है। ये रिलेशन है। अरे बहुत सारी चीजें छूट रही है। 1 3 3 3 3 2। तो कह रहा है ये रिलेशन इनमें से क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए बच्चों। ए ऑप्शन में उसने दिया हुआ है, शॉर्ट में लिखूंगा। ए ऑप्शन में दिया है, कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। ध्यान से सुनो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होगा बट ट्रांसिटिव नहीं होगा, बी ऑप्शन।
कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। ऑप्शन सी आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सॉरी आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी आर इज एन इक्विवेलेंस, आर इज इक्विवेलेंस। चलो करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या होगा। आप बताओ इसे क्या हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की इसको। तो आर हमारे पास एक रिलेशन आर इस तरह से है, कह रहा है इनमें से कौन सा होगा। चेक करते हैं वन बाय वन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, कुल मिलाकर देखो पहले ये क्या क्या है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है क्या ये? 1 है क्या कहीं? हाँ है। 2 है, 3 है, 4 हाँ है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब रही बात सिमेट्रिक की, देखते हैं। सिमेट्रिक, हर ऑर्डर पेयर का उल्टा ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 कहीं मिलना चाहिए, फेल हो गया, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर एक भी ऑर्डर पेयर बच्चों फेल हो जाएगा तो फिर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1 2 ऑर्डर पेयर तो है, लेकिन 2 1 मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। ट्रांसिटिव को भी चेक कर लो, ट्रांसिटिव को, तो जितने भी ऑर्डर पेयर है, चलो ट्रांसिटिव कैसे चेक करते थे आपको मैं बता दूं। हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना है, ए कॉमा बी। तो देखो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर कहाँ कहाँ है? यहाँ है। तो बी कॉमा सी, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी यानी 1 2 होना चाहिए। तो हाँ है, तो यानी कि ये ऑर्डर पेयर ट्रांसिटिव है। ये रिफ्लेक्सिव कैसे? इसे चेक नहीं करना, इसे नहीं चेक करना, इसे नहीं चेक करना, इसे नहीं चेक करना, इसको करो चेक। तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी यानी 1 3 होना चाहिए। हाँ है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसे चेक नहीं करना तब इसको चेक कर लो। तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है क्या? बी कॉमा सी के आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एक से ज्यादा मिलने चाहिए, नहीं ठीक है। ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी ये रहा, 2 2। अरे भाई बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर यही तो है 2, तो 2 2, तो 3 2 होना चाहिए। 3 2 कहाँ गया? यही है। तो हाँ भैया ये ट्रांसिटिव है। देखो यहाँ पे मैंने चेक कर दिया है अपने हिसाब से, आप इसे अपने हिसाब से चेक करें, क्योंकि आपका ज्यादा मायने रखता है कि आप इसे कैसे ट्रांसिटिव आप कैसे चेक करते हैं। तो आप इसे खुद से जरा समझें कि कैसे ट्रांसिटिव किया गया है, कैसे ट्रांसिटिव हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम पड़े तो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। तो ये रहा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस तो नहीं रहा, यानी ये वाला ऑप्शन फेल हो गया, इक्विवेलेंस नहीं रहा, क्योंकि तीनों होने चाहिए थे। अब देखते हैं क्या क्या। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लो, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एंड गिवन बाय आर बराबर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर b -2, b इज ग्रेटर देन 6। कह रहा चूज करो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 4 बिलोंग टू आर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3 8 बिलोंग टू आर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 6 8 बिलोंग टू आर, ऑप्शन डी दिया हुआ है 8 7 बिलोंग टू आर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूं, रिलेशन को रीडिफाइन कर लेता हूं। तो रिलेशन को रीडिफाइन करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। सेट दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहां पे हमारे पास सेट क्या दिया हुआ है? सेट दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए नेचुरल नंबर का सेट है। तो आपका मान आपको लेना क्या है कि बी की वैल्यू 6 से तो बड़ी लेनी है। बी की वैल्यू क्या लेनी है आपको? 6 से बड़ी लेनी है। तो 6 से बड़ी आपको लेनी है, तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर आप ले लो 7।
6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या लोगे? आप 7 ले लो, तो 7 लोगे तो 7 माइनस 2 5, 5 कॉमा 7। 8 ले लो, तो 8 लोगे तो 8 माइनस 2 6, 6 कॉमा 8। और क्या लोगे? 9 ले लो, तो 9 माइनस 2 7, 7 9 हो जाएगा। इसी तरह से 11 ले लो, तो 11 माइनस 2 9, 9 और 11। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है। थोड़ा सा डिफाइन कर लिया और इसी तरह से और जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। तो कह रहा है 2,4 इसके अंदर है। देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक चीज देख पा रहे हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस तो 2 का आ रहा है। तो इस तरह से पहला हमारे पास एक क्लू मिला कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अभी तक तो हमारे पास एक ये ऑप्शन है, अभी तक, थोड़ी देर के लिए रुको अभी। और यहाँ पर डिफरेंस 5 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 2 डिफरेंस में हमारे पास ये, लेकिन ध्यान रहे अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं यहाँ पे जो सही हो सकते हैं। इनमें से भी b का मान क्या होना चाहिए? 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन अब फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर b का मान 4 है। ये ऑप्शन फेल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते इसका आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली बच्चों। अब आप करेंगे क्या, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक काम करेंगे कि इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करना है अपने फेयर कॉपी में। आपको अपने नोट्स कॉपी में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। और इसके बाद जब आप ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ डाउट्स निकल करके आएंगे। तो उन डाउट्स के लिए आप बताएं मुझे। ये एक काम करूंगा, हाँ, जब आप उन डाउट्स के लिए मुझे बताएंगे तो उन पर जो डाउट्स आपके आएंगे उन पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। उस वीडियो में हम सारे डाउट, जो भी बच्चों के डाउट्स होंगे उन सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए एक वीडियो बना देंगे। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम कल बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट की। एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के प्रकार कितने होते हैं, और उन सभी फंक्शंस के टाइप्स पर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी वो देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करिए, अपनी फेयर कॉपी बनाते रहिए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि फेयर कॉपी आप बनाते रहें, धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी। एक निश्चित क्रम से जब हम कोई काम करते हैं तब वो काम हमारा कंप्लीट होता है, सफल होते हैं हम उसमें। तो आप धीरे धीरे अपने नोट्स बनाएं और धीरे धीरे चीज़ों को सीखें। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है उससे रिलेटेड वीडियो को आप रिवाइंड कर करके देखिए, पॉज करके आप नोट्स बनाएं। और हाँ, एक प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ बच्चों को कहना है कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ पा रही। तो आपको देखो बता दूं कि आप अपने मोबाइल पे जब भी देखें तो वीडियो की थोड़ा सा क्वालिटी जरूर आप बढ़ा लें। क्वालिटी करीबन बढ़ा लें, मैक्सिमम कर लें जितनी हो सके। 360p या 480p पे अपनी क्वालिटी रखें। साथ साथ ईयरफोन का यूज जरूर करें जिससे आपको क्लियर होगी। मैंने ये वीडियोस को देखा है, दूसरे अदर फोन्स पे भी मैंने देखा है, सुन करके क्वालिटी बढ़ाकर ईयरफोन मतलब भर का खूब अच्छे से आप कर सकते हैं ऐसा करने पर। तो चलो देखते हैं इनका, तब तक के लिए गुड बाय।